हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लाया हूँ एक और शानदार वीडियो। आज की वीडियो का कंटेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थात अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। बचपन का मतलब है 8th और 7th में जो हमने फैक्टर सीखा है, समथिंग सब कुछ वही है, बस वहां पर इसका नाम नहीं बताया गया है। तो आज इसके बारे में बहुत ही हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जिसका नाम है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये हम छोटी छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हैं। पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि ये थ्योरम कहती है। ये थ्योरम कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको पहले लिखते हैं और जरूरी है। क्या है? प्रत्येक, इसका स्टेटमेंट है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त को कह सकते हैं गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन, जो हमने गुणनखंड किए हैं, गुणनखंडन, खंडन का मतलब सारे गुणनखंडों को एक साथ लिखना, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका स्टेटमेंट ये है। ये स्टेटमेंट हमें पूरी तरीके से दोस्तों याद रखना है, पूरी तरीके से याद रखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको तो आप याद रखेंगे। अब इसमें हम दो बातें देख रहे हैं। पहली बात तो एक नंबर आया है भाज्य संख्या, इसका नाम है पूरा भाज्य संख्या, और एक आया है अभाज्य संख्या यानी संख्याओं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहले इन्हें सीख लेंगे। क्या है? सबसे पहले सीखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी क्लास में हमने सीखा था, मान लिया 54, तो छोटी छोटी क्लास में हम इसके टुकड़े करते थे इस टाइप से। इसीलिए कहना है कि ये थ्योरम हम 8वीं 7वीं से सीखते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन वहां पर इसका नाम नहीं दिया, बस इतना फर्क है। आज इसका नाम देकर इसको सीख रहे हैं, है वही, तो उसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वो चीज हम सीखने वाले हैं, बस इसका नाम दे रखा है। जैसे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नाम 27 और 3 3 9, 3 2 3। इनके अगर हम आपस में गुणा करें, 2 3 6 3 18 18 3 54, अगर इनकी गुणा बिल्कुल करके यही वाली चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये फैक्टर हमने सही किया है। ये तो तरीका था, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं और जो अगर ये आ जाता है तो ये हमारा बिल्कुल सही किया है। तो इस तरीके से जो 54 है ये एक भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या। ठीक, अब 54 के अलावा और ले सकते हैं। जैसे हमने मान लिया 112 ले ले,
2 पंजे 10, 2 छक्का 12, बाकी 56 हो गया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये 7 एकम 13। तो इस तरीके से इसके भी टुकड़ा होगा तो ये भी भाज्य संख्या होगा। तो जिस संख्या के हम टुकड़े कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, वो संख्या जो हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब चाहे उसके टुकड़े 2 बार ही हो। जैसे मान लिया, अब हम मान लेते हैं 62 मान लेते हैं। अब 62 के हमने टुकड़े गए, 2 3 6, 2 3 2, बस अब नहीं होगा। 31 ऐसे रहेगा, 31 यानी ऐसे रहेगा। तो भले चाहे इस संख्या को 2 संख्या में टुकड़े करें, लेकिन टुकड़े हो गए, कम से कम दो भागों में तो टूट जानी चाहिए। अगर एक बार भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऐसी संख्या तो चाहे 2 बार, कम से कम 2 बार टूट जाए। अब जैसे हमने मान लिया 61 मान लिया, 61 संख्या जो है किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही। 17 मान लिया, अगर इसके फैक्टर करें, किसी से डिवाइड नहीं हो रही, तो ऐसी संख्याओं का जिक्र करेंगे हम किसमें, अभाज्य संख्याओं में। तो फिलहाल हमारे लिए भाज्य संख्या हम समझ गए कि जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं, चाहे वो टुकड़े 2 बार, 1 और 2 बार ही आ जाए। ऐसा नहीं होगा एक बार ना कटे। 61 है तो 61 से 61 नहीं कटेगा, तो हर संख्या अपने नंबर से तो कटी जाती है। इसलिए यहाँ पर भाज्य संख्या के लिए ये चीज को एग्जाम्पल नहीं होगी। तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल ही होगा। तो अब हम समझ गए कि भाज्य संख्या कैसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे विभाजित किया जा सकता है, ये जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। चाहे 2 से कर जाए, 3 से कर जाए, 4 से कर जाए, 5 से कर जाए, तो ऐसी संख्या को करेंगे भाज्य संख्या। और अब करते हैं अभाज्य संख्या। तो आ माने हो जाता है नहीं, भाज्य के आगे आ, यानी हमने आपको पीछे सिखाया कि नाम से ही कोशिश करते हैं उसका अर्थ निकालने की। तो अगर हमें भाज्य पता है तो आ माने हो गया नहीं। हिंदी में होता है ना, अक्सर आ लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, कुछ ऐसा लगा देते हैं जिसको विलोम बन जाता है। तो आ लगा दिया तो जो भाज्य ना हो, अर्थात वो किसी से भी न कटे, 2 बार भी नहीं आए, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या दिखाते हैं हम आपको। अब दोस्तों सीखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं के बारे में बताते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, हमारी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं तो सिर्फ टॉपिक के अलावा और कोई हमारे पास बात करने का टाइम नहीं रहता है। इसलिए हर चीज और हर एक अल्फाज, हर एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, हमारे इस चैनल पर दोस्तों सिर्फ आपकी 10th क्लास ही नहीं, बल्कि बीएससी क्लासेस, बीटेक, इंटर और एमएससी क्लास भी, ये सारी चीजों के जो कंटेंट है, जो उनके सिलेबस है, पूरा क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के सब कुछ मिल रहा है। अगर आपके बड़े बड़े भाई बहन और दोस्त हों या और कोई सीनियर क्लासेस से आपकी कांटेक्ट हो, तो उनको हमारे चैनल के बारे में बताइएगा कि हमारे इस चैनल पर आपको 10th का, 9th का भी अब हम देंगे कि 9th, 10th, 11th, 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी तक का पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप तरीके से मिलता है। प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसलिए हर चीज को आप हमारे यहाँ देखिएगा, ठीक है। और सारे दोस्तों से इस चैनल को बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अब चलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं, जैसे हमने बताया, जो भाज्य नहीं है, जो किसी की भी पढ़ाई में नहीं आती, याद रहे अभाज्य संख्याएं बताने के लिए बच्चों से कभी पूछा जाता है तो वो बच्चे ज्यादातर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना है, क्योंकि बचपन से आप याद रखिए, जब भी हम किसी नंबर को कैंसिल करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये नंबर कितने से कटेगा, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2, फिर चलते हैं 3, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से चेक करते हैं। इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर को काटने के लिए। इसलिए अभाज्य संख्या हमेशा 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो आती हैं वो ये याद रख लीजिए, हमेशा 2, 3, 4 नहीं आएगी, 5, 6 नहीं आएगी, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इस तरीके से। अब ये हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं इतनी जल्दी जो हमने आपको पढ़ाया कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो पढ़ा है, मन मन में हमने फैक्टर करते चले गए कि जो संख्याएं हमने छोड़ी हैं यहाँ पर बीच बीच में, वो संख्याएं किसी न किसी से कट रही होती हैं। जैसे सबसे पहला 4 छोड़ा हमने, तो 4 जो है 2 की टेबल में आ रहा है, 2 दूनी 4, इसको कम से कम 2 का फैक्टर होगा, इसलिए हमने 4 यहाँ नहीं लिया। अब चेक करते हैं हम इसमें 4 का 5, 6 छोड़ दिया, तो 6 देखिए
2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, चाहे 3 से काट दो या 2 से काट दो, ये भी हो गया। 7 नहीं लिया, 7 ले लिया, 8 2 4 8 कट रहा है। ऐसे 9 के फैक्टर 3 दिया 9, समझ रहे हैं? ऐसे 10 आ गया, 10 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो ऐसे ही जितने नंबर हमने छोड़े हैं, ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर भाज्य संख्याओं में कहलाएंगे, अभाज्य में नहीं कहलाएंगे। ये नंबर एक ऐसे लिखे हैं हमने कि किसी भी नंबर को देख लीजिए, ये नंबर जैसे हमारा 23 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से कटेंगे या 1 से कटेंगे, इसलिए 1 और 2 सबके लिए कॉमन हो गया, तो हमारे लिए ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं रही। और ये नंबर सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए ऐसी संख्याओं को जो किस अपने अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त किसी भी टेबल में नहीं आए, किसी भी पहाड़े में नहीं आए, किसी के भी जरिए वो विभाजित ना हो सके, ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि ये 2 से स्टार्ट होती है, इन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक, इनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने सीख लिया। अब इसके बाद में अब हम चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ये चीज हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 जो देखा है उसमें लिखा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। भाई विचार हम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमने नया टॉपिक को सीखा है, प्रैक्टिस में नहीं आया था, इसलिए 1 या 2 क्लास के बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 को हम सिखाएंगे, जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। अगर इस वीडियो में इसको हम सिखाते हैं तो यह आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे दूसरी वीडियो में जब लेकर आएंगे टॉपिक के बाद में, तब इस वाले एग्जाम्पल को सिखाएंगे। तो अब आगे टॉपिक पढ़ने के लिए हमें सीखना है 2 बातें। क्या? एक तो होता है HCF और एक होता है LCM। ये हम छोटी छोटी क्लास से ही सीखते हुए आ रहे हैं कि LCM निकाल लिया और HCF निकाल लिया। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत आराम से समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हम सीख सकते हैं इसको। HCF इसलिए कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसका मतलब होता है हमारे लिए मासा, इसे मासा कहते हैं, यानी कॉमन से आया मासा, जो चीज कॉमन आती है। और कभी कभी इसको मासा पा भी पढ़ लिया जाता है, हालांकि इतना चलन इसका पढ़ने का नहीं है। ये जो पा का सेंस आया इसलिए आता है क्योंकि इसे कहते हैं महत्तम समाप वर्तक, तो समाप से समाप आ गया तो वहां ले लेते हैं, इसलिए कोई इसके ज्यादा सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये वाली आती है मासा, और इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम कितना एलसीएम आ सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसका मतलब हो गया लासा। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं कभी कभी लासा पा, ठीक। एक्चुअली ये जो चीज हम सीखते हैं ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही होती थी, लेकिन वहां पर नाम नहीं बताते थे। अब एग्जांपल नंबर 6 है, जैसे इसमें हमें रखा है 2 संख्याएं रखी 6 और 20, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में सीखना है। अच्छा, अरिथमेटिक में जो हमने थ्योरम लिखी थी उसमें लिखा है ये जो गुणनखंडन होता है, और इस गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, जो संख्याएं आती है वो क्रम के बिना अद्वितीय होती है, अर्थात क्रम इसको आगे पीछे हो जाता है, क्रम पर ध्यान नहीं देना है। 2 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में फिर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे किसी नंबर को गुणा कर, पहले 2 आ गया, अब 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 से कट गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 आ गया तो आगे वो 3 ही आएगा, फिर 4 ही आएगा, फिर 5 बढ़ते क्रम आएगा, या घटते क्रम, पहले 4 से काट दिया तो फिर 3 से, तो कुछ नहीं। ये क्रम कैसे हो सकता है, यानी ये नंबर काटने वाली संख्या, भाई पहले हमने 2 की समझ में आई, 2 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया, फिर वो संख्या 2 से एकदम समझ 2 से काट दिया, फिर 5 से, फिर 2 से काट दिया। तो इसलिए ये क्रम जो है अद्वितीय होता है, यानी कि ये क्रम जो नंबर होते हैं आगे पीछे आ सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, एक चीज होती है, एग्जाम्पल नंबर 6 से हम इसको सीखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टेक्निकली है, लॉजिकली है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमें। तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 से 2 संख्याएं रखनी है 6 और 20। तो a इज इक्वल टू दिया है, दोनों संख्याओं को हम अलग अलग संख्या भी मान सकते हैं। एक संख्या को कह दिया 6 और b संख्या को कह दिया हमने कितना है 20। इनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ गए आप, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया वही गुणनखंड करके इनको लिखना है। तो ठीक है, इनको यहाँ साइड में कर लेते हैं। भाई 6 के टुकड़े करें, 2 3 6 3 2 3, जब तक 1 नहीं आ जाए तो इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 3, ठीक। ऐसे 20 के टुकड़े कर लेते हैं कहीं भी,
यहां करते हैं, जब तो बन नहीं आ रहा है। चेक करने का आसान तरीका, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो यही चीज आनी चाहिए। ठीक, ऐसे लिख लिया 2 × 2 × 5। निकल रहा है इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें, तो इसलिए जो एचसीएफ आएगा वो कॉमन चीज आती है। कॉमन क्या होता है इन फैक्टरों में, पहचान के लिए लगा सकते हैं। एक तो ये 2 है और ये 2 है, इनमें से एक 2 ले लिया, ये कॉमन है। अब देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, बस इसका इतना ही कॉमन आ सकता है। हाईएस्ट यही हो गया तो कॉमन आ रहा है। एंड एलसीएम जो होगा इसका वो बहुत आसान तरीका, जो एचसीएफ आया कॉमन, पहले तो कॉमन लेंगे ये, उसके बाद में इनमें और कुछ कॉमन अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। 3 नंबर जब आएंगे इसके बाद सी तीसरा नंबर आएगा तो उसमें एक चीज और सिखाएंगे। फिलहाल दो संख्याओं के लिए जो चीज एचसीएफ बन गई पहले उसको लिख दिया, बाद में जो पहले वाली की बची उसे भी गुणा में लिख दिया, और इसकी जो बची उसे भी गुणा में लिख दिया। तो इन सबकी गुणा कर ली, 2 3 6 2 12 12 25 7, इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 7। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल के देख सकते हैं। अब एक चीज इसमें आगे बताएंगे और आगे बताने के बाद में उसका हम यूज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को हम पहले ड्राइव कर देते हैं। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि सूत्र है एक तरीके से। क्या ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, ये मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा, ये होता है। दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणा लासा होता है। इसे ये भी लिख सकते हैं, एक संख्या को एक संख्या को बी, एक संख्या को पी, एक संख्या को क्यू, जिस चीज से भी मर्जी आए वो लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं मासा यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की एक खास बात बड़ी अच्छी है, अगर हमें दो संख्याएं रखी हैं और उनमें से एक किसी एक का मासा हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तीसरी चीज निकल सकती है। अगर ये दो चीजें रखी है और एक संख्या रखी है तो अगली संख्या में निकल सकती है। अगर दो संख्या रखी है इनमें से एक निकल सकती है, इधर से उधर पहुंचा देंगे और चीज निकल जाएगी। और इसको आगे एक्सरसाइज में भी इसको वेरीफाई भी कराएगा, यानी सिद्ध भी कराएगा कि बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए हम दोनों वहां पर दोनों संख्याओं को गुणनफल निकाल के लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, तो राइट हैंड साइड में इन दोनों को ले लेंगे। अगर ये दोनों बराबर होगा तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो मेथड दिखाते हैं हम आपको, दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, एक संख्या को लिख लेंगे हम ए का है 96, इधर लिखते हैं ताकि इसके फैक्टर हम इधर लिखते हैं 96, और बी जो है हमारे पास वो कितनी है, वो है 404, ये है। अब इनके फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीजों का पता है। तो देखिए दोस्तों, पहले 96 के फैक्टर साइड में कर लेंगे, ये रफ कार्य भी कॉपी में करके दिखाना है। 2 चौक 8, 2 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 2, ये 12 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 1। ठीक, अब 404 भी करेंगे साइड में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 0 1, ये आ गया 101। ठीक है, अब इसका 101 के बाद में हमें चीज निकालनी है, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो आते हैं a इज इक्वल टू, जो 96 था वो 96 के गुणा हो गए 1 2 3 4 5, पावर में भी लिख सकते हैं, बिना पावर के भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 गुणा 3। ठीक, एंड b है हमारे पास 2 गुणा 2 और 101, 2 गुणा 2 गुणा 101, क्या गया, दिखाते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो अब सीखते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हम आपको दो मेथड से सिखाएंगे, एक तो फॉर्मूले से निकालना और एक अभी जो पहला इससे पहला क्वेश्चन किया था, तो इसका नाम डाल देते हैं मेथड फर्स्ट।
फर्स्ट मेथड में तो हम अभी जो सीखा है वैसे कर लेंगे जो कॉमन आता है। तो इनका देखेंगे फर्स्ट मेथड में एचसीएफ कितना हुआ। तो क्या होता है, जो पार्ट कॉमन आते हैं 2 और 2, बस ये चीज कॉमन आ रही है। यहाँ 2 है नहीं है और 3 है नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं आया दोनों में, तो ये दोनों आ गए कॉमन, यानी 2 into 2 is equal to 4। एंड एलसीएम, एलसीएम लेने का तरीका क्या था कि सबसे पहले जो एचसीएफ है उसे लिख देते हैं, तो लिख दिया 2 into 2। अब लेने के बाद में जो पहले वाले के जितने नंबर बचे उसे लिख दो, 2 2 2 3 2 2 2 3 मल्टीप्लाई, इसके जो बचे 101 वो भी लिख दिया 101। तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो ये आ गया, और 3 से और गुणा होगी 3 3 303 ये आ गया। इनकी गुणा करके देखनी है साइड में 303 और 32, 2 3 6 0 2 3 6 3 3 9 0 3 3 9 6 9 6 9। तो ये इधर दिखाते हैं, इसमें एलसीएम जो आ गया इसका 9696 ये आ गया। एचसीएफ ये आ गया 4 और एलसीएम 9696 आ गया। अब चलते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 ये कहता है कि अगर हमें एचसीएफ पता लग जाए, शुरू में तो हम एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन बहुत आसान होता है, तो एलसीएम को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या एलसीएम तो तभी निकलेगा जब एचसीएफ निकालेंगे। इसलिए अगर हमें एचसीएफ पता लग जाए, यहां हमें 3 बातें पता लगी। पहली बात, नंबर था हमारे पास 96, एक नंबर, दूसरा नंबर था हमारे पास 404, इन दोनों नंबर को लिखा है। एंड एचसीएफ ये हमने निकाल लिया 4, ये हमने निकाला है। तब एलसीएम निकालने का तरीका इसका क्या है, एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे हम जानते हैं कि इस शब्द को इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट, ठीक। एक ही बात लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, और वी नो दैट को हम आगे से शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। वी का डब्ल्यू बनाएंगे पहला लेटर, के का ये लिखेंगे और टी का टी लिखेंगे। तो जब हम डब्ल्यू के टी लिखें तो आप समझ जाइएगा वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये होता है दो संख्याओं का मासा गुणा लासा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणा मासा गुणा लासा हो गया। और इसके बाद में ये चीज हम इसको रखवा देते हैं। ये हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो इसलिए लासा बराबर या एलसीएम बराबर बात एक ही है, दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b, लासा रोका मासा इसके बटे में चला गया, यानी कि मासा, यानी कि एचसीएम। इंग्लिश में लिख सकते हैं एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएम, ठीक। ये गुणनफल लगा देंगे 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन ये आ गया 4, एचसीएफ जो हमने निकाला है। और आ गया ना 4 को इससे अब 2 से करेंगे आराम से, हमें टेबल याद नहीं, 2 चौक 8 2 8 16, 200 और काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 8 16, 200 काटेंगे, 2 3 4 2 चौक 8, 24404। इसकी मल्टीप्लाई चेक करते हैं, यही आना चाहिए हमारे पास 40424, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8, 6 9 6 9, ये आ गया 9696, ठीक है। देखा दोस्तों, हमने इस एलसीएम को दो मेथड से निकालना सीख लिया। एक तो फार्मूला से निकालना सीख लिया, ये फार्मूला एक्सक्लूड हो गया, और एक इसको डायरेक्ट हमने एलसीएम और एचसीएफ से निकाल लिया। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को यूज करिए, इनका इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें आवाजी गुणनखंड वही गुणनखंड के हिसाब से बताना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब हम इसका मेथड 1 या मेथड 2 जो मर्जी लगा सकते हैं। तो मेथड 1 जो है ज्यादा प्रैक्टिस में रहता है, उसी को यूज करना है। फैक्टर करते हैं, 6 रखा पहली संख्या, तो 2 गुणा 3, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8
तिया 24, तिया 72। आप इसके फैक्टर साइड में कर लेंगे। ऐसे इसके 120 से करके देख लेते हैं। 2 6 12, 2 से 30, 15, 3 से 5, 5 से 1, तो यह आ गया 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 2 8 3 24 5 120। ठीक, इसलिए एचसीएफ हो गया इसका। तो वही सब में से पहले कॉमन देख लेते हैं। 2 2 2 2 और 3 3 3, ये आ गया कॉमन 3। तो ये एचसीएफ ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक, इसका कॉमन क्वेश्चन। लेकिन एलसीएम निकालने का 3 चीजों में, अगर 3 संख्या रखी है तो एक जरा सी पॉइंट और है। क्या? एंड एलसीएम। एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम है, सबसे पहले एलसीएम जो है वो तो लिखा रहने देंगे ऐसे। अब इसकी संख्या खत्म हो गई है ना। अब हमें ये जो संख्या बची है इनको डायरेक्ट 2 2 3 ऐसे लिखना नहीं। अब इनमें भी कॉमन देखा आप, बाकी जो 2 बची हैं इन दोनों में ये 2, ये फिर कॉमन आ गया, ये लिख दिया। ये 2 फिर कॉमन आ गया, ये फिर लिख दिया। ठीक, यहां से अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। तो अब जो संख्याएं बची हैं उसको लिख देंगे। इसकी तो सब आ गई। इसमें से 3 बचा, ये लिख दिया। इसमें से 5 बचा, ये लिख दिया। इस तरीके से 3 संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ तो वही है, जो सब में कॉमन आएगा उसे लिखना है। ठीक, लेकिन एलसीएम में ये होता है कि सब में से कॉमन के बाद में अगर पहली संख्या की सारी चीजें, सारे गुणनखंड खत्म हो गए तो कोई बात नहीं है, बाकी 2 में वैसे ही चेक करेंगे कि पहले कॉमन पोर्शन लिखेंगे, अब जो बचा है वो लिख देंगे सारा। ठीक है, ओके। ये अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 6। देखिए गुणनखंड, देखिए पहले 2 आया, फिर उससे बड़ा क्रम आ गया 3, फिर 2 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 5, तो कोई क्रम नहीं है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि ये क्रम पर कोई ध्यान नहीं देना आपको एक तरीके से। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 5 120, 120 गुणा 3, 12 3 36, 360, ये आ गया। अब अगर हम नोट करके देखें एक चीज, क्या? इधर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड संख्याओं का गुणनफल कितना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, ए गुणा बी गुणा सी करके देखें कितना आ रहा है। 6 गुणा 72 गुणा 120, 6 गुणा 72 गुणा 120। ये नंबर जो आएगा राइट हैंड साइड, जो एलसीएम एचसीएफ आएगा राइट हैंड साइड, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनकी जो गुणा करेंगे एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 6, यानी कि 360, एलसीएम 360 और ये 6। ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसलिए यहां ये स्पष्ट होता है कि जो सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। सिर्फ इन 2 संख्याओं के लिए सत्य है, 3 के लिए या 3 से ज्यादा के लिए सत्य नहीं है। चेक करने का वही तरीका है, इन तीनों संख्याओं को गुणनफल चेक कर लीजिए, जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड में एलसीएम एचसीएफ को गुणनफल कर लीजिए, आंसर आएगा, दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो इससे यह हो गया कि जो सूत्र हमने लिखा था आपको ये केवल 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है, 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो यह हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.2 1.2 पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सारे इजी हैं। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वेरी सिंपल है, वही 140 दे रखा है। तो 2 सबके 14, 35, 5 सबके 35 और 7। ठीक, इसको 140 को लिख देंगे इस टाइप से। तो 140 इक्वल टू 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर आप चाहें तो घातक रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप चेक कर सकते हैं। 2 संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फिर उसको देखना है गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ के है नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को होमवर्क में लिख लीजिए, यानी कि डीवाईएस। इसके सारे पार्ट करेंगे पहले, तो एक के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और जो भी आपसे और आगे तक हो जाए वो आप इसको ट्राई करते रहेंगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो इनका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे, आप अपने सोल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। तो ठीक है, नहीं इसको नोट करिए आप।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएं। अगर हम इसका सॉल्यूशन लेके भी आते हैं तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर हायर क्लास का सॉल्यूशन भी मौजूद है और चल भी रहा है, जिसमें इंटर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एमएससी का भी सॉल्यूशन मिलेगा आने वाले टाइम के लिए, और प्लस साथ में आपको इसमें बीटेक और पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, बीटेक का भी मिलेगा। तो दोस्तों यूं ही नई उम्मीद नई के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर।